हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं द इंडियन एक्सप्रेस की उनको कवर करते हैं। तो आज है 29 अक्टूबर और आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो होंगी आपका वोट और एसआईआर, यानी कि जो बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर हमारी जो न्यूज़ है वो रहने वाली है कि जो वोट डालने वाले व्यक्ति होंगे जो नागरिक हैं उनको जो है किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या फिर किसको जो है लिस्ट से बाहर किया जाएगा या फिर किसको नहीं किया जाएगा, इस बारे में। जो दूसरी न्यूज़ है क्लाउड सीडिंग, कार्य, लाभ और चुनौतियाँ। दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग यानी कि जो बारिश है वो करवाई जा रही है। तो जो ये क्लाउड सीडिंग है इसके क्या काम होते हैं, इससे क्या लाभ होता है या फिर इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं, इनको देखेंगे। और जो तीसरी न्यूज़ है वो छठ पूजा को लेकर रहेगी। हम जानते हैं कि आजकल जो छठ पूजा है वो चल रही थी, तो उसी को लेकर जो है हमारी ये न्यूज़ रहने वाली है कि जो पूर्वांचली हैं उनकी जो ये आस्था है ये इतनी गहरी क्यों है। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है यूवर वोट एंड द एसआईआर, जो विशेष गहन और इसका जो पुनरीक्षण अभियान है यानी कि एसआईआर जो है वो क्या होता है। तो जो चुनाव आयोग ऑफ इंडिया यानी कि जो ईसीआई है इसके द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है। यह अभियान जो है जो मतदाता सूची होती हैं यानी कि वह सूची जिसके अंदर वोट डालने वालों की जो लिस्ट होती है उसकी सूची को शुद्ध, उसका अद्यतन और जो त्रुटि रहित है वो बनाने के लिए किया जाता है। और अगर बात करें इसके पूरे नाम की तो इसका पूरा नाम जो है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन है यानी कि एसआईआर है। यह जो सामान्य संक्षिप्त पुनरीक्षण है यानी कि जो एसएसआर है उससे अलग होता है, क्योंकि इसमें जो है घर घर जाकर गहन सत्यापन होता है यानी कि घर घर जाकर जो है वो लोगों का जो वोट होता है उसका सत्यापन किया जाता है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं, जैसे कि मृत मतदाता या फिर स्थानांतरित या अपात्र नाम को हटाना, यानी कि जैसे कि कोई नागरिक जो है जैसे आज वोट हुए हैं तो वोट होने के बाद कोई एक नेता बन जाता है, उसके बाद 5 साल के बाद जो है वो वोटिंग होती है। तो इस अंतराल के अंदर क्या पता कोई मर गया हो या फिर स्थानांतरित या फिर कोई एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया हो या फिर जैसे कोई भी वोट डालने का पात्र ना हो यानी कि वो जो है भारत का नागरिक ना हो, इन सब को जो है इनके जो नाम होते हैं उनको लिस्ट से हटाना इसका उद्देश्य होता है। और जो नए पात्र हैं यानी कि जैसे पहले कोई भी जो है उसकी एज नहीं थी वोट डालने की और 5 सालों के अंदर वो वोट डालने की एज उसकी हो गई है तो उसको मतदाता सूची के अंदर जोड़ना और जो डुप्लीकेट एंट्री होती हैं उनको दूर करना, यह जो लोकतंत्र की नींव है उसको मजबूत करने का एक इम्पोर्टेंट कदम है। जैसा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कहा है यह अभियान 1951 से अब तक जो है 8 बार चला चुका है। और अगर बात करें आखिरी बार जो है यह 2002 और 2004 में किया गया था। बिहार में इसका पहला चरण जो है वो सफल रहा है, जहां पर 65 लाख से ज़्यादा नाम जो हैं वो हटाए गए हैं, लेकिन कोई बड़ा विवाद जो है वो नहीं हुआ है। और किन किन राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर इसे स्टार्ट किया गया है। तो जो ये अभियान है 4 नवंबर 2025 से इन क्षेत्रों में चलेगा, जो कि कुल 51 करोड़ जो मतदाता हैं उनको कवर करेगा। भारत का जो कुल मतदाता हैं उनका आधे से ज़्यादा। तो राज्य कौन कौन से शामिल हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप,
पुदुचेरी, असम को भी जो है इसी के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि वहाँ जो है एनआरसी प्रक्रिया चल रही है। अन्य राज्यों में जो चरणबद्ध तरीके हैं उनसे यह किया जाएगा। जो ड्राफ्ट रोल प्रशासन है, यानी कि इसका जो प्रकाशन है वो 9 दिसंबर 2025 को जो संशोधित सूची है उसके द्वारा जारी किया किया जाएगा। जो दावे आपत्तियां हैं 9 दिसंबर 2025 यानी कि उससे लेकर 8 जनवरी 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने या फिर उनके अंदर जो सुधार है उसका आवेदन किया जाएगा। सुनवाई और सत्यापन जो 9 दिसंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो उस पर जो है सुनवाई की जाएगी। और इसकी जो अंतिम सूची का प्रकाशन होगा वो 7 फरवरी 2026 यानी कि फाइनल जो इलेक्टोरल रोल है वहाँ किया जाएगा। और जो मतदाता सूची है उसमें नाम जो है कैसे दर्ज करा सकते हैं, तो जो मौजूदा मतदाता हैं यानी कि जो बीएलओ है उससे मिलने वाला जो भी प्री फील्ड का एन्यूमेशन फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है। अगर बीएलओ न आए तो स्वयं जो ईसीआई वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जा सकता है, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। नया नाम जो है वो जोड़ना, उसके लिए क्या करना होगा, फार्म भरने होंगे, यानी कि जो फार्म 6 है वह भरना पड़ता है जिसके द्वारा जो है नया नाम जोड़ा जाता है। और योग्यता की जो तिथि है यानी कि 1 जनवरी 2026 तक जो 18 साल का जो है वो हो गया है वो जो है इसके लिए इलिजिबल जो है वो पाया जाएगा। और नाम को जो है कैसे हटाना है या फिर क्या सुधार जो है वो किए जा सकते हैं, तो जो फार्म 7 है उसे हटाने के लिए और जो 8 है वो सुधार के लिए है। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है उस पर वोटर्स ईसीआई गवर्नमेंट इन पर लॉगिन करना पड़ेगा। और मोबाइल जो ऐप है यानी कि जो वोटर हेल्पलाइन जो है उसको डाउनलोड करना होगा। बुक है कॉल विद बीएलओ ऑप्शन से बीएलओ से जो है सीधे संपर्क किया जा सकता है। विशेष सहायता जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या फिर बीमार या फिर गरीबी के लिए जो वॉलंटियर्स हैं उनको तैनात किया जाएगा। महिलाएं, युवा और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक जागरूकता का अभियान भी स्टार्ट किया जाएगा। जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, अगर आपका नाम जो है 2002 से 2004 की जो पुरानी सूची है उससे मैच न हो तो ईसीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर उपलब्ध है, तो वहाँ पर जो है एक रंगीन फ़ोटो के साथ में से कोई भी एक दस्तावेज जो है उन्हें दे दें। आधार केवल पहचान के लिए है, वो जो है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को नहीं साबित करता, यानी कि जो आधार कार्ड है वो सिर्फ जो है पहचान के लिए है, वह जो है यह साबित नहीं करता कि वो भारत का नागरिक ही है। और जो केंद्र राज्य सरकार है उसकी आईडी कार्ड या फिर जो पेंशन है उसका दस्तावेज भी जो है वो मान्य है। जो केंद्रीय राज्य पीएसयू कर्मचारी हैं उनका आईडी जो कार्ड है, जो राशन कार्ड है, बैंक पोस्ट ऑफिस हैं या फिर जो पासबुक हैं, स्वतंत्रता सेनानी का जो आईडी है, एमपी या फिर एमएलए, कॉरपोरेटर या जो आईडी है, गजट नोटिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड। 1987 के बाद जो है किसी का भी जो जन्म हुआ है मतदाताओं को उसके जो माता पिता हैं उनकी पात्रता का प्रमाण देना होगा, यानी कि 1987 के बाद जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसे जो है वोटिंग लिस्ट में शामिल होने के लिए जो उसके माता पिता हैं उनकी पात्रता का जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। कोई भी पात्र मतदाता बाहर नहीं किया जाएगा, जैसा कि जो सीईसी ने जो है आश्वासन दिया है। विवाद और अगर विपक्ष की जो चिंताएं हैं उन्हें देखें तो विपक्ष के द्वारा क्या विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके या फिर सीपीआईएम उन्होंने जो है बैकडोर एनआरसी कहा,
जो पश्चिम बंगाल है उसमें हमें 40 से 50% का जो डिफरेंस है वो होने का हवाला देकर जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि जो SC ST हैं या फिर जो महिलाएं हैं उनके नाम कटने का डर है। केरल में जो CM हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। और जो योगेंद्र यादव हैं उन्होंने बिहार से सबक न लेने पर सवाल भी उठाया है। तो जो ECI है उसका क्या जवाब है इसको लेकर? तो जो पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों को शामिल करना, बिहार में 0 अपील साबित करना, आधार अनिवार्य नहीं है और जो सुनवाई है उसमें कोई भी दस्तावेज न देने पर भी नाम रहेगा। और जो ट्विटर है यानी कि जो X है उसकी चर्चा की बात करें तो जो विपक्षी पोस्ट हैं उनमें वोट चोरी का आरोप, जबकि जो समर्थक हैं उन्होंने इसे लोकतंत्र की सफाई बताया है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आज के हमारे जो PYQ हैं उनको देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। A, केवल राष्ट्रपति के आदेश से। B, संसद के विशेष बहुमत से। C, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। D, संविधान के अनुच्छेद 124(4) के समान प्रक्रिया से। तो हमारा आंसर होगा D, संविधान का जो अनुच्छेद है 124(4) उसके समान जो प्रक्रिया है उससे इसको हटाया जा सकता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A है, निर्वाचन आयोग मतदाताओं के पंजीकरण की जिम्मेवारी रखता है। B है, लोकसभा या राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन से उत्पन्न जो विवाद हैं उनका निर्णय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तीसरा है, निर्वाचन आयोग लोकसभा और जो राज्य विधानसभा हैं उनके निर्वाचन का संचालन करता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? हमारा आंसर है C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में लोकतंत्र का जो अस्तित्व है उसके लिए जनता की जो भागीदारी है और उनका जो सहयोग है वो क्यों आवश्यक है, इससे क्या तात्पर्य है? तो हमारे जो ऑप्शन हैं वो रहेंगे। A तो जो है, सरकार को मतदाता सूची का प्रबंध करना चाहिए। B है, निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। C है, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना व्यक्तिगत जिम्मेदारी है लेकिन आयोग जो है सत्यापन करता है। D है, निगमों को पंजीकृत का दायित्व सौंपा जाए। तो हमारा जो आंसर है वो होगा C कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना व्यक्तिगत जिम्मेवारी है लेकिन आयोग जो है वो सत्यापन करता है। जो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारा जो मेंस का क्वेश्चन रहने वाला है वो होगा, भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने 2016 में निर्वाचन सुधार प्रस्तावित किए। ये सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में ये कितने इम्पोर्टेंट हैं? जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो होगी, एमिशन नॉट ट्रीटेड गेन्स आर स्मेल द चैलेंजेज ऑफ क्लाउड सीडिंग। यानी दिल्ली के अंदर जो क्लाउड सीडिंग जो है करवाई जा रही है उसको लेकर हमारी न्यूज़ रहने वाली है। तो जो क्लाउड सीडिंग है यह एक मौसम संशोधन जो तकनीक है जिसके अंदर बादलों में सिल्वर आयोडाइड डाई आइस या फिर जो अन्य रसायन हैं उनको छिड़ककर कृत्रिम वर्षा उत्पन्न की जाती है। यानी कि बादलों में सिल्वर जो आयोडाइड या फिर डाई आइस है या फिर जो रसायन होते हैं उनका छिड़काव करके जो है कृत्रिम रूप से वर्षा करवाई जाती है। फिर यह जो है सूखा, जल का संकट या फिर प्रदूषण जैसी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में यह जो उत्सर्जन है इसके स्रोत को लक्षित नहीं करता और इसके जो लाभ हैं वो सीमित और अस्थायी होते हैं। हाल ही में ही दिल्ली के अंदर
प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसका परीक्षण किया गया है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसकी जो प्रभावशीलता है उस पर सवाल उठाए हैं। उत्सर्जन को लक्षित करने की जो समस्या है, यानी कि जो क्लाउड सीडिंग है, प्रदूषण के लक्षण का इलाज करती हैं, न कि मूल कारण का। यह जो वर्षा है, इसके माध्यम से जो वायु में मौजूद कण होते हैं, यानी कि जैसे जो PM 2.5 है, जो कि प्रदूषण के छोटे से छोटे कण होते हैं, उनको धो सकती है। लेकिन जो वाहन है या फिर जो उद्योग है या जो पराली जलाई जाती है, उसके निर्माण से निकलने वाला जो उत्सर्जन होता है, उसको यह नहीं रोकती। दिल्ली के जो हालिया परीक्षण है, उसके अंदर 28 अक्टूबर 2025 यानी कल जो है IIT कानपुर ने सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया, लेकिन नमी की कमी के कारण वर्षा नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि यह केवल लक्षित क्षेत्रों में पार्टिकुलेट मैटर को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन इसका जो समग्र है, यानी कि AQI का जो लेवल है, उस पर कोई स्थायी जो असर है वो नहीं पड़ता। जो विशेषज्ञ हैं सुनील दहिया, उनके अनुसार जो ये उत्सर्जन का स्रोत है, इसको संबोधित नहीं करता। परिवहन, बिजली या फिर जो निर्माण जैसे क्षेत्र हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। बिना किसी स्रोत के नियंत्रण के प्रदूषण जो है वो जल्दी लौट आता है। जैसे कि जो अमेरिकी GAO है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो चेतावनी है वो देती है कि क्लाउड सीडिंग जल प्रबंधन में मदद कर सकती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन या फिर जो उत्सर्जन जैसे मूल मुद्दे हैं, उनका जो है यह कोई समाधान नहीं है। जो ये तकनीक है, यह कॉस्मेटिक जो उपाय है उनकी तरह इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्मोग टावर या फिर एंटी स्मोग गन, जो कि तात्कालिक राहत प्रदान करती है, लेकिन लंबे समय के लिए इसका कोई लाभ जो है वो नहीं है। लाभ की कमी, यानी कि जो प्रभावशीलता है उस पर जो संदेह है, यानी कि जो क्लाउड सीडिंग है, उसके लाभ जो हैं 0% से 20% जो वर्षा है उसकी वृद्धि तक ही जो है अनुमानित किए जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक मौसम की जो विविधता है, उसके कारण सटीक मापन कठिन है, और अध्ययनों में यह अक्सर जो है एक रैंडम जो वेरिएशन है उसे अलग नहीं पाया गया है। इसके सीमित प्रभाव क्या हैं? जो GAO है उसके अनुसार ठंडे मौसम में यह प्रभावी हो सकती है, लेकिन गर्मी या फिर जो नमी है उसमें यह असफल है। दिल्ली जो ट्रायल है उसमें बादल 10,000 फीट ऊंचाई पर थे, जबकि 5,000 फीट से नीचे ही यह काम करती है। जो स्काईमेट वेदर है उसके महेश पलावत ने कहा कि ऐसी ऊंचाई पर सफलता कठिन है, तो इससे अस्थायी जो राहत है, यानी कि वर्षा के बाद प्रदूषण 2 से 3 दिनों में सामान्य हो जाता है। तो IIT दिल्ली के जो कृष्णा अच्युत राव हैं, उनके मुताबिक यह केवल कुछ दिनों के लिए ही राहत प्रदान करता है, फिर हवा जो है वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। तो इसकी लागत या फिर लाभ के बारे में बात करें, यानी कि इससे जो है कितना खर्चा आता है, तो दिल्ली के लिए एक ट्रायल की जो लागत है वो 3.21 करोड़ है, और पूरे NCR को कवर करने के लिए यह असंभव है और महंगा साबित होगा। जो UAE या फिर चीन जैसे देश हैं उनमें यह बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, लेकिन भारत जैसी जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है उस पर यह व्यवहारिक जो है वो नहीं है। और अगर बात करें तो इस बारे में जो पूरा ट्विटर है उस पर क्या चर्चाएं की जा रही हैं, तो जो विशेषज्ञ हैं जैसे कि बगाई डॉक्टर हैं, उन्होंने इसे आंशिक रूप से प्रभावी और अत्यधिक महंगा बताया है, जो कि NCR का जो पूरा एरिया है उसको कवर नहीं कर सकता। जो पर्यावरण या फिर स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या जोखिम है या फिर जो रसायन है उनका जो संचय है उसके बारे में बात करें तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो सिल्वर आयोडाइड मिट्टी, जल और जो फसलें हैं उनमें जमा हो सकता है, जो कि विषाक्त है।
यानी कि यह जो रसायन होते हैं वो विषैले होते हैं, जो कि यह जो है मिट्टी में या फिर जो जल हैं या फिर जो फसलें हैं उनके अंदर जो है जमा हो जाते हैं, जिससे कि अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल जो सोसाइटी है उनके अनुसार यह जो है एक डाउनविंड क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जहां पर कुछ क्षेत्र को लाभ मिले तो जो अन्य सूखे का शिकार हो सकते हैं। तो इसके जो स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? त्वचा पर चमकते, नाक बहना, सिर दर्द या फिर जो स्लेम झिल्ली है उसमें जलन हो सकती है। यदि उपयोग से जो पारिस्थितिकी असंतुलन है वो भी पैदा हो सकता है। और अगर बात करें मौसम परिवर्तन की, तो जो चीन है उसके स्काई रिवर जो प्लान है, जैसे कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनसे अंतर सीमा जल विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। जो ब्लोटिंग ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट 2022 ने जो है चेताया कि बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय नीति के जो शक्तिशाली देश हैं उनको लाभ मिलेगा, जबकि जो अन्य प्रभावित जो हैं इससे होंगे। जो नीतिगत या फिर जो नैतिक चुनौतियां हैं और उनकी जो अनिश्चितता है उसके बारे में अगर बात करें, तो जो विश्व है मौसम संगठन की समीक्षा में वर्षा प्रभाव को मापने की अनिश्चितता प्रमुख चुनौती बताई गई है। बिना किसी मजबूत शोध के या फिर यह जो है जोखिम भरा भी हो सकता है। इसका जो नियमन है उसमें कमी। भारत में आईआईटी कानपुर जैसा जो संस्थान है जो कि शोध कर रहा है, लेकिन व्यापक जो इसका विनियमन है वो नहीं है। जो GAO है उन्होंने 5 नीतिगत जो विकल्प हैं वो सुझाए हैं, जैसे कि बेहतर मूल्यांकन और जनता के अंदर जागरूकता। और अगर बात करें ट्विटर की, तो वहाँ पर कहा गया है कि जो यूजर्स हैं उन्होंने इसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कहा है, जो कि बाढ़ या जो सूखा होता है उसको ट्रिगर कर सकता है। तो इस न्यूज़ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो स्थायी समाधान है उसकी आवश्यकता है। जो क्लाउड सीडिंग है एक आकर्षक सिल्वर बुलेट लगती है, लेकिन यह जो उत्सर्जन के स्रोत हैं उनको संबोधित न करने और जो सीमित लाभ है उसके कारण अपर्याप्त है। दिल्ली जैसे जो शहर हैं उनमें यह तात्कालिक राहत जो है वो दे सकता है, लेकिन वास्तविक समाधान उत्सर्जन नियंत्रण या फिर जो हरित बुनियादी ढांचे हैं या जो क्षेत्रीय सहयोग है उनके अंदर देखा जाता है। जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या सुझाव है कि शोध को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बिना स्रोत आधारित कार्रवाई के यह केवल बैंड एंड साबित होगी। यदि भारत जो है बड़े पैमाने पर इसको अपनाता है तो पर्यावरणीय जो प्रभाव हैं वो जो है उन पर नज़र रखनी भी अनिवार्य हो जाती है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो PYQ हैं उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक शीर्ष क्लाउड जो थिंकिंग टेक्निक है या फिर स्टेरोस्फियर में सल्फेट एरोसोल का इंजेक्शन उपयोग करते जो इसका जो उपयोग है उसे करने का सुझाव देते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा पैदा करना। बी है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो आवृत्ति है या जो तीव्रता है उसको कम करना। सी है सौर हवा के प्रतिकूल जो प्रभाव हैं उनको कम करना। और डी है वैश्विक तापमान को कम करना। तो हमारा आंसर होगा डी, वैश्विक तापमान को कम करना। जो अन्य संभावित पर्सन है इससे जो कि UPSC से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो हमारा पर्सन है नेक्स्ट वो है कृत्रिम वर्षा जो है बादलों में किसके साथ बीज बोकर पैदा की जाती है। ए है सिल्वर आयोडाइड, बी है एल्यूमिनियम हाइड्रोआइड और सी जो है कैल्शियम क्लोराइड, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा ए, सिल्वर आयोडाइड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है यह एक मौसम संशोधित
संशोधन तकनीक है जो कि बादलों की जो वर्षा है या फिर बर्फ का उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा है यह पूर्व मौजूद बादल के बिना काम करती है। तो कौन से कथन जो है वो सही हैं? केवल एक, केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक और न ही दो। तो हमारा आंसर होगा केवल एक, यानी कि ए। जो हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है कि क्लाउड सीडिंग की व्याख्या कीजिए, साथ ही इसके जो अनुप्रयोग हैं या फिर इसको लेकर जो चुनौतियां हैं और चिंताएं हैं उनका उल्लेख कीजिए। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो छठ पूजा, व्हाट मेक्स दिस फेस्टिवल सो डियर टू द पूर्वांचल हार्ट, यानी कि जो ये छठ पूजा है जो हाल ही में चल रही है, यह जो है जो पूर्वांचली जो हैं उनका हार्ट क्यों कही जाती है। तो छठ पूजा के बारे में जो है हम डिटेल से कवर करेंगे। छठ पूजा जिसे कि सूर्य उपासना का महापर्व कहा जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि जो पूर्वांचल है, बिहार, झारखंड, नेपाल का जो तराई का क्षेत्र है उनके अंदर लोक आस्था में यह सबसे बड़ा प्रतीक है। यह 4 दिवसीय पर्व है, यानी कि 4 दिनों तक इसको मनाया जाता है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि यह जो है जो पूर्वांचली हैं उनकी सांस्कृतिक जड़ या फिर जो पारिवारिक बंधन है, प्रकृति के प्रति उनका एक जीवंत जो अभिव्यक्ति है। लाखों महिलाओं के द्वारा रखा जाने वाला यह कठोर निर्जला व्रत जो है डूबता और उगता हुआ जो सूरज है उसको अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा है। और जो ठेकुआ फलों का प्रसाद वितरण पूर्वांचली जो हैं उनके लिए एक भावनात्मक पुल है जो कि उन्हें अपनी मिट्टी से जोड़े रखता है। तो छठ पूजा को लेकर धार्मिक और जो पौराणिक जड़ें हैं यानी कि सूर्यदेव और छठी मैया की जो कृपा है उसका विश्वास, जो पूर्वांचली हैं उनकी आस्था का मूल आधार जो है सूर्यदेव की जो जीवनदाता मानना है। ऋग्वेद जैसे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें भी सूर्य की जो उपासना है उसका वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ पर सूर्य को ऊर्जा, स्वास्थ्य और जो समृद्धि है उसका स्रोत बताया गया है। जो पौराणिक कथा हैं उनमें यह व्रत जो है राजा प्रियव्रत की जो पत्नी थी मालिनी उससे जुड़ा हुआ है, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए छठ व्रत रखा और सूर्य की कृपा से पुत्र भी जो है उनको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से महाभारत में द्रौपदी ने वनवास के दौरान यह व्रत रखा था जिससे कि पांडवों को संकट से मुक्ति मिली। और रामायण में सीता माता ने अयोध्या लौटते वक्त जो है इन पर पूजा की थी, यही पूजा की थी। तो जो पूर्वांचली हैं उनके लिए छठी मैया जो है सूर्य की बहन या फिर उषा माँ है, यानी कि माँ लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये जो है संतान की रक्षा, परिवार की समृद्धि और लंबी आयु देती हैं। जो एक्स यानी कि जो ट्विटर है उस पर एक पोस्ट में जो पूर्वांचली समाज है उसने इसे जो है माँ की एक अटूट आस्था का प्रतीक बताया है, जहाँ पर थकान भूलकर जो महिलाएं हैं वो उपवास रखती हैं। यह आस्था इतनी गहरी है कि निसंतान जो दंपति हैं उनसे लेकर बुजुर्ग तक हर कोई जो है इसको मनाता है। जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में अगर इसको देखें तो पूर्वांचल की पहचान और सामूहिक एकता, जो पूर्वांचल जैसे कि वाराणसी है, गोरखपुर या फिर आजमगढ़, इनके लिए जो ये पूजा है यानी कि जो ये छठ पूजा है यह केवल पूजा नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान है। यह भोजपुरी लोकगीतों, पारंपरिक वेशभूषा, घाटों पर सजावट उनके माध्यम से जीवंत होता है। गीत जो है जैसे कि कांच ही बांस उनके लिए कलिंग सोना पूर्वांचली जीवन की सादगी और भक्ति को दर्शाता है। और इस बारे में भी जो ट्विटर है उस पर पूर्वांचली यूजर्स ने इसे हमारी मिट्टी की खुशबू कहते हुए
जो है वो संबोधित किया है, जो कि प्रवासियों को घर की याद दिलाता है। यह पर्व जो है जाति धर्म से ऊपर उठकर एकता सिखाता है। कोई पुजारी नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होती, हर कोई जो है सीधे सूर्य से जुड़ता है। यानी कि जो पूर्वांचली हैं उनमें यह आस्था इतनी गहरी है क्योंकि वह जो है उनके संघर्ष पूर्ण जो जीवन है, यानी कि जो उनका प्रवास है या फिर जो गरीबी है, उसमें आशा का एक चिन्ह है। जैसे कि दिल्ली मुंबई जैसे जो शहर हैं उनमें पूर्वांचली जो डायरपोरा हैं उसे मनाकर अपनी जड़ें मजबूत रखता है। एक वेब स्रोत के अनुसार यह जो है एक सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक गौरव का उत्सव माना जाता है। वैज्ञानिक और जो पर्यावरणीय महत्व, यानी कि जो त्यौहार मनाया जाता है, यह न तो किसी मूर्ति की पूजा होती है, इसमें जो है सीधा प्रकृति से जो गहरा जुड़ाव है वो छठ पूर्वांचल की कृषि आधारित जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है, जहाँ पर सूर्य जो है फसल या फिर जो जीवन का आधार है। अगर देखें वैज्ञानिक रूप से तो जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी है उसको सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, यानी कि जो यूवी रेज हैं, पृथ्वी पर अधिक पहुंचती हैं, जो कि त्वचा के रोगों से रक्षा करती हैं। निर्जला व्रत जो है जो डिटॉक्स है उनको करता है और जल में खड़े होकर अर्ध विटामिन डी प्रदान किया जाता है। तो जो पूर्वांचली हैं उनके लिए जो ये त्यौहार है एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश है। यानी कि प्राकृतिक प्रसाद, यानी कि जो ठेकुआ है, फल हैं, बांस की टोकरी और घाट की जो सफाई है बिना प्लास्टिक के। तो इसी बारे में एक्स पर कहा गया है, यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट में प्रकृति के प्रति उन्होंने अपने आभार को व्यक्त किया है। कहा गया कि जो पूर्वांचल के नदी तालाब हैं संस्कृति से मेल खाते हैं। जो जलवायु परिवर्तन है उसके दौर में यह पर्व पूर्वांचलियों को अपनी जड़ों से जोड़ता है, जहाँ पर गंगा कोसी जैसी जो नदियाँ हैं उनकी जीवन रेखा है। तो जो सामाजिक और उसके भावनात्मक आयाम हैं, यानी कि जैसे जो परिवार हैं, प्रवास हैं या फिर जो समर्पण है, जो पूर्वांचल से लाखों लोग दिल्ली मुंबई जैसे जो शहर हैं उनमें प्रवास करते हैं और छठ उन्हें जो है घर लौटने का, स्थानीय घाटों पर एकजुट होने का बहाना देती है। यह जो मातृत्व है उसके प्रतीक के रूप में देखा जाता है, यानी कि महिलाओं का तपस्या, परिवार के लिए समर्पण जो पूर्वांचल की नारी शक्ति है उसको दर्शाता है। इसमें जो पूर्वांचली हैं इसे भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति का जो सागर है वो बताते हैं। जो ये पर्व है सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और जो घाट हैं उन पर जो पड़ोसी रिश्तेदार हैं उनमें प्रसाद बांटता है, गीत गाते हैं। एक स्रोत में कहा गया है कि पूर्वांचलियों के लिए यह एक माइग्रेट्स का होम कमिंग है। आस्था की गहराई इसलिए है क्योंकि यह जो है कष्टों, यानी कि जैसे कि संतान की हानि या फिर जो गरीबी है उसमें एक आशा को जन्म देता है। तो हमें इससे क्या निष्कर्ष मिलता है कि जो आस्था है इसका अमर प्रतीक जो पूर्वांचली हैं उनके दिलों में छठ की आस्था जो है बहुत ही गहरी है। इसीलिए ही जो है क्योंकि यह जो है उनकी पहचान, संघर्ष या फिर उनकी जो आशाएं होती हैं उनका एक आईना है, जो कि वैदिक जड़ों से लेकर लोक संगीति तक यह पर्व सूर्य की किरणों की तरह जीवन को रोशन करता है। आज यह जो है पूरे भारत में फैल रहा है। जो पूर्वांचली हैं उनको गर्व होता है कि उनकी जो मिट्टी है उसका यह फूल दुनिया को महका रहा है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो PYQs हैं उनको देखते हैं कि जो छठ पूजा है भारत का एक प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार है, किसके प्रति समर्पित है? A चंद्रमा, B शिव, C सूर्य, D विष्णु। तो हमारा आंसर होगा C सूर्य को। बिहार का एक अनोखा त्यौहार कौन सा है? A दीपावली, B छठ पूजा, C होली, D दशहरा। तो हमारा आंसर होगा B छठ पूजा। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है। यह किस मास में
आ सकता है? ए अक्टूबर, बी नवंबर, सी दिसंबर, डी जनवरी। तो हमारा आंसर होगा बी नवंबर। लेकिन इस बार जो है दिवाली पहले आने के कारण यह जो है हमें अक्टूबर में ही देखने को मिला है। हाल ही में जो समाचार हैं उनमें छठ पूजा क्यों थी? ए यूनेस्को की मान्यता के कारण, बी पर्यावरण संरक्षण अभियान के कारण, सी सूर्य देव को अर्घ्य के कारण, डी गंगा घाटों पर विशेष स्नान के कारण। हमारा आंसर होगा सी सूर्य देव को अर्घ्य के कारण। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरना किस त्योहार से संबंधित है? ए छठ पूजा से, बी चैत्र पूजा से, सी दुर्गा पूजा से, डी सरस्वती पूजा से। तो हमारा आंसर होगा ए छठ पूजा से। खरना जो है वो छठ पूजा से संबंधित है। हमारे जो इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि भारत के त्यौहार न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण है उससे भी आवश्यक हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भारतीय सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करने में जो क्षेत्रीय त्यौहार हैं उनकी भूमिका पर प्रकाश डालें। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।